क्या एक बार फिर से भारत के अंदर भी कोरोना आ चुका है? क्या भारत के अंदर भी कोरोना से अब डरने की ज़रूरत है? क्या भारत के अंदर एक बार फिर से लॉकडाउन लगेगा? ये तमाम चीज़ें इस वक्त भारत की मीडिया पर दिखाई जा रही हैं। वैसे लोग अब कोरोना का नाम सुन के ज़्यादा घबराते नहीं हैं, क्योंकि इतना ख़तरनाक वाला कोरोना और लॉकडाउन देख लिया है हमारे देश के लोगों ने, पूरी दुनिया ने, कि अब छोटे मोटे कोरोना से ज़्यादा लोग घबराते नहीं हैं, क्योंकि हर साल ये कोरोना की खबर आती है और अचानक से गायब भी हो जाती है। फिलहाल कोरोना का क्या है पूरा मामला, मीडिया पर जो दिखाया जा रहा है सुबह शाम कि कोरोना आ रहा है, सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा, बहुत सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। तो आइए थोड़ी सी सही जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कोरोना की चर्चा एकदम से क्यों शुरू हो गई। दरअसल चीन, थाईलैंड, हांगकांग, बैंकॉक, इन सारी जगहों पर खबरों के मुताबिक कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और ये खबरें ज़्यादातर जो हैं वो हमारी इंडियन मीडिया पर दिखाई जा रही हैं कि इन देशों के अंदर हज़ारों की तादाद में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। भारत के अंदर भी कोरोना के मामले बढ़ना शुरू हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा मामले जो हैं भारत के अंदर वो केरल में हैं। केरल के अलावा अब दिल्ली के अंदर भी कुछ मामले आ चुके हैं, यूपी के अंदर भी कुछ मामले निकले हैं। कुल मिलाकर भारत के अंदर इस वक्त 312 एक्टिव केसेस हैं पूरे भारत के अंदर। सबसे ज़्यादा केस जो हैं वो केरल के अंदर हैं 273, कर्नाटक के अंदर 35, हरियाणा के अंदर 5, गाजियाबाद के अंदर 4, दिल्ली के अंदर 23 और गुजरात के अंदर 40। इन्हीं राज्यों में कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा भारत के किसी और राज्य में कोरोना के मामले सामने नहीं आए हैं। कुल मिलाकर 312 एक्टिव केसेस हैं भारत के अंदर इस वक्त कोरोना के। कोरोना का ये जो नया वेरिएंट आया है JN1 वेरिएंट, कोरोना हर बार हर साल नया वेरिएंट लेकर आता है, तो इस बार जो वेरिएंट है उसका नाम रखा गया है JN1 वेरिएंट। और रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के अंदर 312 केसेस हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना की वजह से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। फिलहाल एडवाइजरी जारी की गई है दिल्ली के अंदर, जब मरीज निकले दिल्ली सरकार की तरफ से। दिल्ली सरकार ने सभी अस्पतालों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि वो बेड, ऑक्सीजन, दवाई और वैक्सीन का भरपूर इंतजाम रखें, ताकि अगर जरूरत पड़ती है तो खुद भी इस्तेमाल किया जा सके और दूसरों को भी सप्लाई दे सके। साथ ही अगर किसी का टेस्ट पॉजिटिव आए तो सैंपल को जीनोम सीक्वेंस के लिए नायक अस्पताल भेज दिया जाए। इसके अलावा यह भी निर्देश दिया गया है कि सभी अस्पतालों को, सभी संस्थानों को अपनी डेली रिपोर्ट दिल्ली हेल्थ डाटा पोर्टल पर डेली अपडेट करना होगा। हमेशा की तरह इस बार भी इस कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर यही कहा जा रहा है कि यह पहले वाले कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। मीडिया हर साल जब भी कोई नया वेरिएंट आता है कोरोना का, पहले वाले वेरिएंट से ज्यादा ही खतरनाक बताता है। तो ये जो JN1 आया है, कहा जा रहा है कि ये बहुत तेजी के साथ फैलता है और ये तमाम पहले वाले कोरोना के वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक भी है। फिलहाल दुआ करते हैं कि ऐसी कोई मुसीबत फिर से ना आए, जो मुसीबत हम कई साल पहले झेल चुके हैं। कोरोना, लॉकडाउन, वो सारी चीजें हमारे सामने आज भी हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं गाजा की। गाजा के अंदर अभी भी वही सूरत हाल बनी हुई है। गाजा में अभी भी लोग भूख से तड़प रहे हैं। अभी भी उतना सामान गाजा के अंदर नहीं पहुंच पा रहा है जितना गाजा को जरूरत है। इसी बीच अब नेतन्याहू इस जंग को आगे और ज्यादा खींचने की बात कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर उन्हीं के यहूदी लोगों का एक सर्वे हुआ, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू को लोगों ने पसंद नहीं किया। इजराइल के चैनल 12 पर बताया गया कि ज्यादातर यहूदी जो हैं वो ये मानते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू इस जंग को जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं और ना ही बंधकों को छुड़ाने के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि वो सत्ता में बने रहने के लिए इस जंग को खींचे जा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे में जो सवाल पूछे गए उसके जवाब में नेतन्याहू के खिलाफ 55% लोगों ने यही कहा कि भाई सत्ता में बने रहने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ऐसा कर रहे हैं। 36% लोगों ने कहा कि नहीं, वो जीतना चाहते हैं, बंधकों को छुड़ाना चाहते हैं। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि यह सब ढकोसलेबाजी है। ये जंग नेतन्याहू जब तक कुर्सी पर है ऐसे ही खींचता रहेगा और आगे भी कुर्सी पाने की तमन्ना ये कर रहा है
और जो यहूदी इसके खिलाफ बातें कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावे के तौर पर कर रहे हैं। अगर चाहे तो जरा सी देर में सत्ता परिवर्तन कर देंगे, लेकिन नहीं, इन लोगों की क्या सोच है आप अच्छे से जानते हैं। बच्चा बच्चा गाजा का दुश्मन, ये लोग बताते हैं। खुशी तो इसके देश के लोगों को भी होती होगी जब इसकी सेना गाजा पर बम गिराती है। आपकी स्क्रीन पर यह जो शख्स दिखाई दे रहा है इसको आप जानते होंगे, अल जुलानी इसको कहा जाता है, और भी कुछ इसके नाम हैं। सीरिया का फिलहाल इस वक्त ये राष्ट्रपति है। सारी चीजें आपको इसके बारे में मालूम ही हैं कि ये कैसे सत्ता में आया। बशर अल असद की सरकार को इसने हटाया। अमेरिका इसको आतंकवादी मानता था और इसके सर पर लाखों डॉलर का इनाम भी रखा हुआ था, लेकिन अब अमेरिका ने इससे दोस्ती कर ली। सऊदी अरब के अंदर आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप ने इससे मुलाकात की और सीरिया के ऊपर जो प्रतिबंध लगे हुए थे उसको भी डोनाल्ड ट्रंप ने हटा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया के राष्ट्रपति के सामने यह भी शर्त रखी कि आपके देश के अंदर जो भी फिलिस्तीनी संगठन हैं उनको आप तुरंत अपने देश से भगाएं। अमेरिका, इजराइल जैसे देश उन संगठनों को आतंकी संगठन कहते हैं और अब इसकी शुरुआत कर भी दी है सीरिया के इस राष्ट्रपति ने। फिलिस्तीन के कई संगठनों को सीरिया की जमीन खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं और वहां से हटा भी दिया गया है। कुछ ऐसे संगठन हैं जो ईरान की मदद से, जो गाजा के अंदर हमास है उसकी भी मदद करते थे। आपको पहले भी बता चुका हूं कि फिलिस्तीनी संगठन जो सीरिया के अंदर मौजूद हैं उनसे ईरान को काफी फायदा होता है। ईरान अपने हथियार वगैरह सारे देशों में आसपास के जो उसके संगठन है उनको भेजता रहता है। लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह की भी मदद सीरिया की जमीन से ही होती है, लेकिन अब उन संगठनों को निकालना शुरू कर दिया है। एक और बड़ी बात सामने आई है। अमेरिका के अंदर इजराइल का जो राजदूत है येचिएल लेटर, उसने एक बहुत बड़ी बात कही है कि सऊदी अरब से पहले सीरिया और लेबनान इजराइल के अब्राहिम समझौते का समर्थन कर सकते हैं। अब्राहिम समझौते में शामिल हो सकते हैं सऊदी अरब से पहले लेबनान और सीरिया। दोस्तों ये कोई छोटी बात नहीं है। सीरिया और लेबनान अगर अब्राहिम समझौते में शामिल होकर इजराइल को मान्यता दे देते हैं तो ये एक बहुत बड़ी जीत होगी इजराइल की। सऊदी अरब के ऊपर भी प्रेशर डाला जा रहा है अमेरिका की तरफ से। तो जब ये कुछ देश शामिल हो जाएंगे तो हो सकता है कि सऊदी अरब भी पीछे पीछे अब्राहिम समझौते में शामिल होकर इजराइल को मान्यता दे दे। तो अमेरिका जो है वो सबको अपने इर्द गिर्द घुमा रहा है और अमेरिका इजराइल के साथ साथ चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जब अरब के खाड़ी देश इजराइल के खास दोस्त के इर्द गिर्द घूम रहे हैं तो कैसे वो इजराइल के खिलाफ जा सकते हैं। सीरिया के राष्ट्रपति जोलानी ने इस्तांबुल के अंदर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात भी की है। सभी से ये संबंध बना रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाया और अब तुर्की से भी हाथ मिला लिया। तुर्की नाटो का सदस्य है, अमेरिका के बिल्कुल करीब है, तो तुर्की भी इजराइल के खिलाफ नहीं जा रहा है। एक आंकड़ा और आपको बताता हूं, अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने 2024 में इजराइल को 2.87 बिलियन डॉलर का सामान निर्यात किया। तुर्की 2024 में इजराइल का 5वां सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था, यानी सबसे ज्यादा 5वें नंबर पर तुर्की ने इजराइल को सामान दिया, 2.87 बिलियन डॉलर। तो कारोबार तो इनका लगातार चल रहा है। देखिए तुर्की एक ऐसा दोगला देश है जिसकी बात पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। तुर्की के बारे में बार बार इसलिए बात की जाती है क्योंकि तुर्की बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है। हाल ही में भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ भी दे दिया, यहां तो साथ देने आ गया, लेकिन गाजा के अंदर तुर्की मासूम बच्चों का साथ नहीं दे रहा है। तुर्की बातें बड़ी बड़ी करता है कि हमने सारे संबंध खत्म कर दिए हैं, नेतन्याहू आतंकवादी है, अपने राजदूत को वापस बुला लिया है, लेकिन सब के सब ढकोसलेबाजी है। व्यापार भी चल रहा है। इजराइल के राजदूत तुर्की के अंदर हैं, तुर्की के राजदूत इजराइल के अंदर हैं। कहीं से कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन पिछले साल आपने देखा होगा कैसी बड़ी बड़ी बातें तुर्की की तरफ से की जा रही थी। फिलहाल इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि पाकिस्तान को अब वर्ल्ड बैंक भी 20 बिलियन डॉलर का कर्ज दे रहा है। पाकिस्तान को कर्ज बहुत मिलता है। ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च हुआ था, जब अभी ये मामला हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच, तब भी खबर आई थी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भी पाकिस्तान को कर्ज दिया था और अब वर्ल्ड बैंक कर्ज दे रहा है। भारत ने IMF की तरफ से दिए गए लोन का भी विरोध किया था और अब भारत को वर्ल्ड बैंक से भी पूछना चाहिए। अगर भारत वाकई में एक्शन लेने के मूड में है तो भारत को वर्ल्ड बैंक से यह बात पूछना पड़ेगी कि आप क्यों दे रहे हैं। भारत की तरफ से वैसे ये कहा गया था उस टाइम भी कि जो कर्ज इसको दिया जाता है, पाकिस्तान कर्ज ये कहकर लेता है कि हम इसका इस्तेमाल बहुत सारे कामों में करेंगे, लेकिन इसका इस्तेमाल ज़्यादातर
हथियारों की खरीद फरोख्त में किया जाता है और उन हथियारों का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान करता है। ऐसी चीज़ें भारत की तरफ से कही गई थी। अब देखते हैं कि भारत वर्ल्ड बैंक से कुछ कहता है पाकिस्तान के बारे में। फिलहाल भारत का कई टीमों का डेलीगेशन अलग अलग देशों में पहुंचा हुआ है और हर जगह जाकर पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।